गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि हम जिस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं उसका टाइटल है वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार कैसे होते हैं। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि अभी जो समय है वो कोरोना का समय चल रहा है और इसमें आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने साथ जुड़े हुए अपने परिवार के सभी लोगों का के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और इस चैप्टर को पढ़ने से आपको बहुत कुछ समझ में ये भी आएगा कि एक हेल्दी और एक इन्फेक्टेड पर्सन में या एक डिसीज़ फ्री पर्सन में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या किस तरीके से आप डिफरेंशिएट उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पार्ट 1 में कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और पार्ट 2 में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर पार्ट 1 में हेल्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, हेल्थ की डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपने समझा था कि हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये बिल्कुल आपने इसके बारे में समझा है। इसके बाद आपने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि हम किस तरीके का बैलेंस डाइट लें, हम एक्सरसाइज करें, हम हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन एंड सराउंडिंग हाइजीन को मेंटेन करें, हम डेली बेसिस पर योगा और एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अच्छे खाने के साथ में ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। ये हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फूड एंड डाइट, एक्सरसाइज। इसके अलावा जब हम बात करें तो फैमिली और फ्रेंड्स यानी कि जो आपके जिनसे आप लगातार कम्युनिकेट करते हैं, उनके कांटेक्ट में रहते हैं, ये लोग भी आपकी हेल्थ पर असर डालते हैं। इसके साथ में एक अच्छी नींद भी आपकी हेल्थ पर डेफिनेटली असर डालती है। ठीक है, तो ये हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन हैविंग गुड हेल्थ, डेफिनेटली इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। और इसके अलावा हम बात कर चुके हैं हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, हेल्थ और उसके फेलियर होने के क्या क्या रीज़न है, ये डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु इज़ हेल्दी एंड हु इज़ डिसीज़ फ्री। ठीक है, तो इसके बाद हम आज पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम डिजीज़ेस एंड इट्स कॉजेस। So when a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more system of the body changes for the worse. These changes give rise to sign of the disease called symptoms. ठीक है, तो यदि कोई भी पर्सन किसी एक डिजीज़ से अफेक्टेड होता है तो उस पर्सन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं चेंजेस को हम एक डिजीज़ कह सकते हैं। जो उसकी बॉडी में जो चेंजेस आए हैं ड्यू टू एंटरिंग ऑफ एनी पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, इट्स बॉडी गिव्स सम चेंजेस, appearing some changes in the body of the person. Such changes are called, as we can say, symptoms. उन changes को हम symptoms कहेंगे and on the basis of these symptoms हम ये कह सकते हैं कि the person is
इन्फेक्टेड बाय एनी डिसीज़, ऐसा कह सकते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिशियन, जो डॉक्टर हैं, जो फिजिशियन है, लुक फॉर द साइन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ एंड कंडक्ट टेस्ट टू कंफर्म द डिजीज़। तो जब भी कोई पर्सन में कोई चेंजेस आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स के बेसिस पे जो डॉक्टर होता है वो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करता है अपने मन में कि मे बी ये पर्सन एक्स सो एंड सो डिजीज़ इसको हो गई होगी, या सो एंड सो पैथोजन ने इसको इन्फेक्ट किया होगा। इस तरीके से वो जो डॉक्टर है वो एक हाइपोथेसिस अपने मन में करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइपोथेसिस वो उस पेशेंट को कहता है कि आप सो एंड सो टेस्ट करवा लीजिए, आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, या आप यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, या आप स्टूल टेस्ट करवा लीजिए, या आप एक्सरे करवा लीजिए, या आप सीटी स्कैन करवा लीजिए, या आप एमआरआई करवा लीजिए। इस तरीके के वो टेस्ट सजेस्ट करता है उस इन्फेक्टेड पर्सन को, और उसके बेसिस पे जब वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती है तो उसके बेसिस पे फिर उस पर्सन का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप ऑफ डिसीज़ पर कि कितने तरीके की डिसीज़ हो सकती है। तो पहला हमारा टाइप है एक्यूट डिजीज़ और दूसरा है क्रॉनिक डिसीज़। अब एक्यूट डिसीज़ के और क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में बात कर लें, उसके बाद में थर्ड और फोर्थ नंबर पर चलेंगे हम। एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ में क्या फ़र्क होता है? एक्यूट डिसीज़ वो पर्टिकुलर डिसीज़ है, तो एक्यूट डिसीज़ वो डिसीज़ है जो कम समय के लिए होती है किसी पर्सन में, और जल्दी ही वो ठीक भी हो जाती है, यानी कि पर्सन ठीक हो जाता है। क्रॉनिक डिसीज़ सच काइंड ऑफ डिसीज़ेस जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ठीक, अभी हम बहुत ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं, आगे चलेंगे तो हम इनके सिम्टम्स और उस पर भी जाएंगे, टाइप्स पर भी जाएंगे। और इसके बाद हम थर्ड जो कैटेगरी है वो नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब ऐसी डिजीज़ जो किसी एक पर्सन को है, एक्स पर्सन को है, तो वाई पर्सन को, वो वाई पर्सन इस एक्स पर्सन के कांटेक्ट में रहे, बिल्कुल इसके साथ में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसमें कम्युनिकेट नहीं होगी। ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इस तरीके की डिसीज़ भी होती है, अभी हम उसके एग्जांपल्स और उस पर भी जाएंगे। दूसरा है इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जब कोई भी दो पर्सन, यही एक्स वाई के बारे में बात कर लें, अगर ये कम्युनिकेट होते हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो ये डिसीज़ अगर एक्स पर्सन इन्फेक्टेड है तो वाई में हो सकती है, और यदि वाई इन्फेक्टेड है तो उस एक्स में हो सकती है। और या यूँ कहें कि एक कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई एक्स पर्सन इन्फेक्टेड है और वो किसी कम्युनिटी में जाता है, किसी कम्युनिटी में जाता है, तो वो कई सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, कई सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है ना। अभी हम कोरोना के केस में भी यही देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि यदि कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है, ठीक है, कोरोना पॉजिटिव है, कोविड-19 पॉजिटिव है, तो वो पर्सन, उसको हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई आप क्वारंटाइन हो जाइए कुछ समय के लिए, जब तक आप ठीक ना हो जाएं, किसी के साथ कम्युनिकेट ना करें। तो क्योंकि वो जो डिज़ीज़ है, कोविड-19 है, वो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और उसके कारण कम्युनिटी स्प्रेड होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है, कोई पर्सन पहले अगर इन्फेक्टेड है तो वो अपनी फैमिली को इन्फेक्ट करेगा, और उसके बाद में जिन जिन के संपर्क में वो आएगा उनको इन्फेक्ट करेगा, और फैमिली में जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं ये फिर कई सारे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। तो इस तरीके का एक एक चेन स्प्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो सकता है। इसलिए ये हमारे सब्जेक्ट के लिए भी और एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि चाहे कोविड-19 हो या कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ अगर आपको है और डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, क्वारंटीन के लिए, तो आपको ज़रूर क्वारंटीन होना चाहिए, आपको लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन
जाने अनजाने में कई सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं और उसका खामियाजा उन सब लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो जाती है और उन सभी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो अपने भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, किसी और की फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोविड-19 इज़ अ इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू many healthy persons. So we have to follow the different directions given by government. So if the person is come in contact with such kind of person, the person should be self quarantine, or we can say in a general routine we have to maintain social distancing, because of we don't know which person is infected by COVID-19 or which one is not. So in this particular period जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें हमें वैसे भी सभी लोगों के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके ही चलना है। ठीक है, चलते आगे। तो अभी हम एक्यूट डिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे। एक्यूट डिसीज़ के बारे में देखें, डिजीज़ विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डिजीज़ नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, ऐसी डिजीज़ जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, ठीक है, और डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ, हमारी हेल्थ के ऊपर कोई बहुत लंबा या बहुत बड़ा प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्यूट डिजीज। और उसके एग्जाम्पल क्या है, कफ, कोल्ड, सर्दी खांसी की बात करें, कॉमन कोल्ड के बारे में बात करें, तो दीज आर द सम डिजीजेस विच कम अंडर द टाइप ऑफ एक्यूट डिजीज़। ये एक्यूट डिजीज़ है ना, कि आपको वायरल फीवर भी हो जाए या कफ हो जाए या कोल्ड हो जाए, कॉमन कोल्ड जनरली होता है। ठीक है, तो ऐसे ये दीज आर द टाइप ऑफ डिजीजेस विच कम अंडर द एक्यूट डिजीजेस। इनको हम एक्यूट डिजीज़ कहेंगे। और क्यों कहेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और इनका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा समय तक नहीं पड़ता है, या ये इनके कारण हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो सच काइंड ऑफ डिजीज़ आर कॉल्ड एज एक्यूट डिजीज़। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि आप और भी जो एक्यूट डिजीज़ेस हैं उनकी लिस्ट बनाएं। ठीक है, एक्यूट डिजीज़ेस की लिस्ट आपको तैयार करना है। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे नेट पर अपने एनसीईआरटी बुक में, तो आपको और भी एक्यूट डिजीज़ेस के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन कोल्ड के बारे में बात करें हम, तो कॉमन कोल्ड स्पेशली यहाँ लिखा हुआ द कॉमन कोल्ड हैज़ नो क्योर। इसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका। हम सर्दी खांसी अगर हमें हो रही है ना, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ज़रूर उसका कुछ ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर नहीं है। ये एक इस तरीके का इन्फेक्शन है जिसमें हमारी बॉडी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो सेल्फ रेस्पॉन्स करता है। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रेस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंग टू अवर वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ इम्यूनिटी। जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो इसको खुद ही डिफेंस कर लेता है एंड कैन लिव फॉर आवर्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये जो कॉमन कोल्ड वायरस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जनरली इसको हम कहते हैं, तो ये कई बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए हमारी बॉडी के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। वैसे वायरस के बारे में एक बात कही गई है कि वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक होता है। जब हम वायरस के बारे में बात करेंगे तो वायरस क्या है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। यानी कि जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाता है, आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो ये लिविंग सिम्टम्स शो करता है। क्या करता है? ये लिविंग सिम्टम्स शो करता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में, जब आपने स्नीज़ किया, ठीक है, या आपने कफ को बॉडी के बाहर
एक्सपेल किया, तो ऐसी कंडीशन में ये बॉडी के बाहर भी पड़ा रहेगा, कुछ समय तक ज़िंदा रहेगा, ये बॉडी के बाहर भी ज़िंदा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये ज़िंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो बॉडी के बाहर जनरली एक इनएक्टिव पार्टिकल के फॉर्म में होता है, और बॉडी के अंदर जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपके सेलुलर सिस्टम के ऊपर ये अटैक कर देता है, उसको कैप्चर कर लेता है और ये ज़िंदा हो जाता है, यानी कि ये अपने प्रोटीन्स बना लेता है। ठीक है, तो वायरस के बारे में ये ज़रूर आप जानें। और यहाँ पर जब वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है, तो उसको डिफेंस करने के लिए हमारी बॉडी खुद ही कुछ समय के बाद यहाँ पर एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज़्म होती है, जिसमें वो एक केमिकल कह लीजिए या बायोकेमिकल कह लीजिए, हिस्टामीन, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर जो होता है, उस साइटोकाइन बैरियर को जो है वो स्टार्ट कर देता है। इंटरफेरॉन यहाँ पर एक जो केमिकल है, वो मैं इंटरफेरॉन का नाम कहना चाह रहा था। इंटरफेरॉन जो इन्फेक्टेड सेल होती है, वो इंटरफेरॉन सिक्रेट करके अपनी जो नियर बाय सेल है उसको पहले से वो डिफेंस कर लेती है, या उसको मैसेज दे देती है अपनी नियर बाय सेल को कि वायरस आने वाला है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। तो यहाँ पर जो दो सेल के बीच में ये जो हमारे जो डिफेंसिव प्रोटीन्स होते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं और इस वायरस को एक सेल से दूसरे सेल में जाने से रोक लेते हैं। तो सच काइंड ऑफ वी कैन से आवर इम्यून सिस्टम, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पर काम करती है और वायरस को सेल्फ डिफेंस कर लेती है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग ऑफ एनी टेबलेट और वी कैन से एनी ट्रीटमेंट इफ़ वी आर इन्फेक्टेड बाय द कॉमन कोल्ड और वी कैन से वायरल फीवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब वायरल फीवर हो जाता है? तो कॉमन कोल्ड वाली कंडीशन में फीवर आपको देखने को मिलेगा, ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से के आसपास चला जाएगा। ठीक है, एकदम से हमें फीवर महसूस होगा। एक्चे या जिसको अपन कहें एक्की, ठीक है, ये यानी कि सडन पेन, हेडेक या इस तरीके की चीज़ होने लगती है, जिसको अपन अनएक्सप्लेन्ड पेन, कंटिन्यूस पेन होने लगता है। हेडेक, बॉडी दर्द, बॉडी जो होती है उसमें बॉडी पेन जो होने लगता है, हाथ पाँव में पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, तो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्की। ठीक है, चिल्स, ठंड लगने लगती है जो कि अनएक्सप्लेन्ड होती है, ये भी समझ में नहीं आता है हमें, कभी ज़ोर से कभी कम ज़्यादा, हम नॉर्मल गर्मी में भी हमें चिल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, टायर्डनेस, मैंने अभी कहा ही से आपको कि ये दर्द और उसके साथ में जो है वो टायर्डनेस, दोनों चीज़ें एक साथ होगी। और सीवियर सडन सिम्टम्स आने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, फीवर, एक्की, चिल्स, टायर्डनेस, these are the common symptoms of the person infected by common cold। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो एक्यूट डिजीज़ का एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। कैसा डिसीज़ है? बैक्टीरियल डिसीज़। अभी हम जो बात कर रहे थे कॉमन कोल्ड के बारे में, वो एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, अब हम आ गए बैक्टीरिया पे। वायरस से थोड़ा बड़ा पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिसीज़ है, माइकोबैक्टीरियम टाइफी नाम है इसका, साल्मोनेला टाइफी बोल सकते हैं। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। आप जानते हैं ये 9th क्लास में एक और हम चैप्टर पढ़ेंगे, द लिविंग किंगडम, है ना। तो द लिविंग किंगडम में सबसे जो पहला किंगडम हम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, उस किंगडम मोनेरा का ही ये एक मेंबर है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो वायरस के बाद हम अगले ग्रुप में जाते हैं, तो वो होता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बाद में हम किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद में हम पढ़ते हैं फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप है वो है मोनेरा एंड उसके बाद में हम प्रोटिस्टा। जैसे जब हम मलेरिया के बारे में बात करते हैं तो वो एक अलग टाइप आ जाता है। जैसे कॉमन कोल्ड के बारे में बात करा तो ये वायरल डिजीज़ हो गई।
टाइफाइड के बारे में बात किया तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई। अगर हम मैं मलेरिया के बारे में बात करूं तो वो एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम के कारण वो होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, या हिंदी में बात करें तो हम क्या जीवाणु या ऐसा सभी के लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो कॉमन वर्ड अब हम 9th क्लास में जब आ जाएं तो वहाँ पर हम कॉमन उस वर्ड पर नहीं जाना है, हमें बिल्कुल इस बात पे चलना है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो डिजीज़ क्या वो एक्यूट डिसीज़ है, क्या वो क्रॉनिक डिसीज़ है, क्या वो वायरल डिजीज़ है, क्या वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्या वो प्रोटोजोवन डिजीज़ है, ठीक है, क्या वो नेमेटोड से होने वाली डिजीज़ है। तो जब हम यहाँ पर इस तरीके से उसको क्लासीफाइड करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो एप्लीकेशन में बदलता है। ठीक है, तो हमें इस नॉलेज को एप्लीकेशन में बदलना है और हमारी जो थिंकिंग है, जो सोच है हमारी, उसको हमें साइंटिफिक करना है। ठीक है, क्योंकि आम आदमी जिस तरीके से बात करता है वैसे हमें बात नहीं करना है, हमें बिल्कुल बात करना है कि हम किस डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म क्या होगा और वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म किस ग्रुप का होगा, क्या वो वायरस है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो प्रोटोजोआ है, क्या वो निमेटोड है, हाँ, या इस तरीके की हम कोई कहना चाहिए कि किस कैटेगरी को बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज़म है जो आपकी बॉडी के अंदर चला गया है और उसके कारण आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं या आप डिजीज्ड हो गए हैं। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड के बारे में हम बात करें तो टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अनहेल्दी वाटर, इन्फेक्टेड वाटर आपने ले लिया, या आपने इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ले लिए, या फूड जो भी है आपने ले लिया। तो these are the two ways by which this particular bacteria enter in our body। ठीक है, तो अब इसमें इसके सिम्टम्स क्या होंगे? लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, है ना, हमारे पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। ठीक है, डायरिया हो जाएगा, डायरिया मीन्स जिसको अपन बोलते हैं डिसेंट्री। ठीक है, एक्सेस में स्टूल होना या जो भी हम उसको डायरिया कह सकते हैं, है ना, और नोज़िया, चक्कर आना और उल्टियाँ होना, वोमिटिंग होना, इसको हम, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द पर्सन इन्फेक्टेड बाय टाइफाइड। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प जनरली क्या होता है कि इसके लीवर के ऊपर, लीवर इंटेस्टाइन, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वी कैन से जो सिस्टम होता है वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो जब उसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि जो लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो खाना होता है वो अच्छे से नहीं पचता है, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, तो उसका कारण होता है डायरिया। ठीक है, और जब खाना नहीं पचता है अच्छे से तो दोनों ही, ये जो वोमिटिंग है ना, वोमिटिंग और डायरिया दोनों ही डिहाइड्रेशन की ही मेथड है ये। ठीक है, डिहाइड्रेशन ही एक तरीके से, तो ये वोमिटिंग भी यहाँ पर हो सकती है। तो सीधा सीधा से अगर हम बात करें तो जो टाइफाइड होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत, टाइफाइड डिजीज़ जो होती है या साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रोनिक डिजीज़ के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। क्रोनिक डिजीज़ पहले हम डिस्कस कर लें क्रोनिक डिजीज़ है क्या। डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, अभी हमने जो पढ़ा था एक्यूट डिजीज़ वो शॉर्ट टाइम के लिए था, एंड हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, है ना, काफ़ी लंबे समय तक बहुत ही भयानक जो इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारी हेल्थ पर देखने को मिलते हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डायग्राम देख रहे हैं हम, एलिफेंटियासिस, है ना, एलिफेंटियासिस। देखिए पर्सन का जो पाँव है वो कैसा हो गया है, एलिफेंट फुट जैसा हो गया है, हाथी के पाँव जैसा हो गया है, काफ़ी मोटा हो गया है। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है ये एक जो
नेमेटोड होता है उसके कारण होती है। ठीक है, फिर देखिए अब क्राइटेरिया चेंज हो गया, बैक्टीरिया के बाद हम कहाँ पर आ गए, एक नेमेटोड में आ गए हम। ठीक है, आपने एस्केरिस का नाम तो सुना ही होगा, उसी एस्केरिस के ग्रुप का जो हम फाइलम एस्के हेलमिंथिस पढ़ेंगे या जो राउंड वर्म पढ़ेंगे, तो वो एक टाइप का राउंड वर्म होता है जिसका नाम है वुकेरेरिया। क्या नाम है? वुकेरेरिया। ठीक है, तो वुकेरेरिया जो होता है उसके कारण ये डिजीज़ होती है। ये वो इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स या जो भी हम कुछ दूषित खाना खा लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे उस खाने के साथ में वो आ जाता है, और जब वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद में वो क्या करता है कि काफ़ी आपकी लिम्फ नोड जो होती है ना, उन लिम्फ नोड के अंदर जाके काफ़ी रैपिड मल्टीप्लाई करता है, और रैपिड मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये पता होगा या नहीं है तो हम बिल्कुल पता करें कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिम्फ जो होता है वो हमारी ब्लड वेजल्स के बाहर निकलता है, बाहर रहता है, लेकिन यहाँ से भी एक सिस्टम चलता है जिसमें हम लिम्फ कैपिलरी, फिर लिम्फ नोड, फिर लिम्फ वेजल्स, और फाइनली ये फिर ब्लड वेजल के अंदर ही जाके मिक्स हो जाता है। यानी कि जब लिम्फ को यहाँ से हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जाना हो तो उसको काफ़ी कहना चाहिए कि अगेंस्ट द प्रेशर उसको चलना पड़ता है, कि नीचे से ऊपर की तरफ जाके जब हमारे जो हाथ होते हैं, है ना, उसकी वेन्स में जाकर ये वापस से ब्लड के अंदर मिक्स होता है। तो क्या होता है कि जब ये वुकेरेरिया या जो राउंड वर्म है, जो एलिफेंटियासिस कॉज करने वाला जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो या रैपिड मल्टीप्लाई करके लिम्फ नोड के अंदर यहीं डिपॉजिट हो जाता है और वो आगे ही नहीं बढ़ता है और लिम्फ को भी आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन के जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, और वो उसी का परिणाम है कि उसको एक ये डिजीज़ हो जाती है। उसका पाँव जो होता है वो काफ़ी एबनॉर्मल हो जाते हैं, पाँव, या यूँ कहें कि जो हमारी वेस्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आल्सो, वो भी इससे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और एबनॉर्मल शेप में वो आ जाते हैं। ठीक, तो दिस इज़ व्हाट अ क्रॉनिक डिजीज़। ये क्रॉनिक डिजीज़ है और इसके इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। अगला और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर क्रॉनिक डिजीज़ का, ट्यूबरकुलोसिस। फिर हम यहाँ बात करते हैं इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये बैक्टीरिया जब होता है ये क्या करता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने एलिफेंटियासिस के बारे में बात करा तो वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये किसको कर रहा है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। नोज़, फिर यहाँ पर नेज़ल चैम्बर्स, इसके बाद में यहाँ पर ट्रेकिया जो विंड पाइप होता है उसको, इसके बाद में ब्रोंक्योल्स। ठीक है, और जो हमारे जो लंग्स के सबसे लास्ट टर्मिनल एंड तक हम जाएं तो जिसको हम एल्वियोलीज कहते हैं, तो उस एल्वियोली तक ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, यहाँ पर लगातार इसके मल्टीप्लिकेशन के कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारे जो WBCs होते हैं, वो WBC इसको ट्रैप करने के लिए आते हैं, और जब इस बैक्टीरिया को जब वो से फाइट करते हैं तो हमारे WBCs भी किल हो जाते हैं, और वो कफ के फॉर्म में यहाँ पर जमा होना पड़ता है उनको, क्योंकि वो WBC जब किल हो जाएंगे तो वो एक तरीके का कफ बन जाएगा। तो लगातार कफ बनता रहता है, और उस कफ बनने से जो पर्सन है, जो TB से जो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया है, उसके लंग्स में प्रॉपर उतना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाना है, वो ट्रैक काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर म्यूकस भर गया है, उसके अंदर WBCs भर गया है, उसके अंदर वी कैन से कफ भर गया है। तो उसकी जो O2 और CO2 इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैपेसिटी होती है वो काफ़ी डाउन होती जाती है, और धीरे धीरे उसके लंग्स डैमेज होने लगते हैं, और यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। लेकिन ये आजकल इस बहुत ही ईजीली क्योरेबल डिजीज़ है, क्योर हो जाती है, लेकिन लंबा समय लगता है। लंबे समय में इंसान जो होता है वो ठीक हो पाता है। ठीक है,
लेकिन एक समय था जब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था और कई सारे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है। तो जिस घर में किसी एक पर्सन को हो जाता था, ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, लगभग 30-35 साल पहले, 30-35 ईयर एगो बात कर रहे हैं, तब जब इसका एक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आया था तो एक से दूसरे पर्सन और दूसरे से तीसरे पर्सन इस तरीके से कई सारे लोग इन्फेक्ट हो जाया करते थे, ठीक है। तो चलिए, ये भी एक, मैं फ़िलहाल तो हम एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लॉन्ग इफेक्ट और शॉर्ट इफेक्ट वाली डिजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, लगभग हम आधा घंटा से ज़्यादा ये वीडियो हो गया है। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर ज़रूर दें। पहले स्लाइड्स को, वीडियो को चलने दें। स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिम्टम्स हैं उनको आप लिखें, जो भी टर्मिनोलॉजी या यूज़ की गई है उसको लिखें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस दिए हैं उनके आप आंसर ज़रूर दें और अपनी नोटबुक में इसको मेंटेन करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।